अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 24 फरवरी है और आज दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं। एक पहली खबर जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। उसके अहम रुकन थे अख्तर हुसैन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े की वजह क्या बनी, इस्तीफ़े से असर क्या पड़ेगा और उनकी जगह नया रुकन कौन बनेगा, क्या जजेस की अपॉइंटमेंट रुक जाएगी या होगी, या उससे कोई नैरेटिव में कोई नुकसान पहुंचेगा, सारी चीज़ें सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। उसके साथ आपको बताएंगे कि आज 9 मई की मज़म्मत करने या ना करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील से सीधा पूछ लिया है। उस पर क्या जवाब मिला वो भी आपको बताते हैं। पहले तो बात अख्तर हुसैन साहब के इस्तीफ़े की, जो कि वकला की नुमाइंदगी करते थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और अहम रुकन थे। और इनके बारे में सबसे पहले तो आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं। कुछ दिनों से चहमगोइयाँ ये जारी थी कि अख्तर हुसैन जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सीनियरिटी को इंडोर्स नहीं कर रहे, उनको वो सीनियर नहीं मान रहे, और जब मरहला दरपेश आएगा उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने का, अभी तो कायम मकाम है ना, सदर ममलिकत ने कर दिया है, मुस्तकिल चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाएगा, तो वहाँ पर शायद वो मतलूबा वोट यानी 7 वोट सिक्योर ना कर सके और वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस ना बन सके। ये एक चहमगोइयाँ हो रही थी और उसकी तस्दीक हुकूमती हल्के कर रहे थे, हुकूमत के करीब वकला कर रहे थे और ये बता रहे थे कि अख्तर हुसैन उसको वोट नहीं देंगे। और फिर कई ज़राए ने तस्दीक की कि अख्तर हुसैन उनकी सीनियरिटी को इंडोर्स नहीं कर रहे थे और वो समझते थे कि उनको आगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया हल्फ लेना था। और जो पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने मौक़िफ़ अपना रखा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुके हैं कि सीनियरिटी में वो पहले आते हैं और बाहर से आने वाला कोई जज हल्फ नया लिए बगैर काम शुरू नहीं कर सकता, और जब हल्फ नया लेगा तो उसकी सीनियरिटी टॉप पर नहीं बॉटम पर आएगी। तो अख्तर हुसैन इसके हामी थे। अब अख्तर हुसैन के साथ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी ये चीज़ डिस्क्लोज कर चुके हुए हैं हमसे मुलाकात में कि वो उनको इस सीनियरिटी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर आगे जी जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह उनको ऑलरेडी हैं, और फिर साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रुकन यानी बैरिस्टर गौहर अली खान और अली जफ़र साहब, ये मिला के 6 हो जाते हैं। और साथ में फिर बनते थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। अगर ये भी उनकी अपोजिशन में वोट दे देते तो बड़ा वाज़े इम्कान मौजूद था कि पहली बार 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत अकलियत में चली जाती जुडिशल कमीशन में और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे। ये खबर है, तबसरा नहीं है, ये खबर मुख्तलिफ जगहों से कन्फर्म थी और आप तक पहुँचा रहे थे। आज अब अख्तर हुसैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी एक वोट तो गया। ये आपको मैं आसानी से समझा रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चले कि उनके जाने से फ़र्क क्या पड़ा। मौक़िफ़ तो उन्होंने रख दिया रिकॉर्ड पर जी कि मुझे इख्तिलाफ़ है जिस तरह आप जजेस लगा रहे हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ़ अगर वोट की सूरत में होता तो उसका असर होता। अब तो वो चले गए हैं, तो इस्तीफ़े के बाद तो उन्होंने बनाना है नया मेंबर, और नया मेंबर बनाने के लिए इजलास भी तलब हो गया है। परसों 26 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जिसमें ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एहसन बोन साहब जो बड़ा चेहरा मोहरा है हुकूमती साइड का, तो नहीं कह सकते चले, आज़म मजीद तारड़ साहब के ग्रुप का वकला के अंदर, और इंडोर्स करते रहे हैं कम अज़ कम मौजूदा हुकूमत के इक़दामात को, अब वो रुकन बनने जा रहे हैं। ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान बार कौंसिल नामजद करेगी और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान परसों उनको बाकायदा रुकन बना देगा, और 28 फरवरी को वो एक वोटिंग पावर के तौर पर वहाँ मौजूद होंगे। तो ये तो पड़ा जी पहला असर। अब ज़रूरी नहीं कि एहसन बोन साहब में ये दावा नहीं कर रहा कि वो आकर हर चीज़ को इंडोर्स कर देंगे गवर्नमेंट की जो भी होगी, लेकिन कम अज़ कम जो एक ख़तरा अख्तर हुसैन की सूरत में था वो गया, वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अख्तर हुसैन साहब तो चले गए। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की एक तो मुस्तकिल चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट के लिए अभी कोई इजलास बुलाया नहीं जा रहा, तो बुलाया नहीं जा रहा जब, तो क्या ऑप्शन था? ऑप्शन ये था कि ये 6-7 अरकान ख़त लिखें चीफ जस्टिस को कि जी इजलास बुलाएं, तो 15 दिन के अंदर आइन कहता है कि चीफ जस्टिस पाबंद हैं कि इजलास बुलाएं, और अगर 15 दिन में वो नहीं बुलाते तो फिर सेक्रेटरी जो हैं कमीशन के वो आइंदा 7 रोज़ में इजलास बुला लेंगे, यानी 22 दिन के अंदर अंदर इजलास होगा और उसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फैसला किया जाएगा। और उसमें अगर अक्सरियत हुकूमत के खिलाफ हुई या जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के सीनियरिटी के खिलाफ हुई तो वो चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं हो सकेंगे। ये बड़ा वाजे हो जाना था। अब ये ऐसा कोई ख़त तो इनिशिएट हुआ नहीं और अख्तर हुसैन साहब इस्तीफ़ा देकर चले गए। तो इस्तीफ़ा होने के बाद ये 2 चीज़ें अब रुक गई हैं। अब स्मूथ सेलिंग अगेन गवर्नमेंट के लिए स्टार्ट हो जाएगी
और अख्तर हुसैन साहब को मैंने खुद फ़ोन भी किया और उनसे पूछा कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। उन्होंने कहा जी देखें, जब पहले पार्लिमानी कमेटी के पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं थे और जुडिशल साइड पे ज़्यादा थे, यानी 26वीं आईनी तरमीम से पहले जब इनको मिक्स करके मर्ज करके एक ही कमीशन नहीं बनाया गया था, एक ही प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया था, तो मैं उस वक्त आवाज़ उठाता था कि नहीं, इसको स्मूथ होना चाहिए, ये तो गलत है कि सिर्फ जुडिशल साइड फैसला करती है। लेकिन अब 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने ये कहा कि उलट हो गया, अब हुकूमत के पास अक्सरियत है, वो आते हैं और अपनी मर्जी का जज बनाने का फैसला करते हैं और चीफ जस्टिस बेशक उसकी मुखालफत करते रहे, बेशक सारे जजेस जो उसके रुकने वो कहते रहे नहीं यार ये बंदा हमारे रूल्स के मुताबिक जज लगने काबिल नहीं है, लेकिन चूंकि अक्सरियत है हुकूमत के पास, वो जज बना के चले जाएंगे और अदलिया बेबस खड़ी देखती रहेगी। फिर इसी तरह अगर वो किसी को जज नहीं बनाना चाहते, वो समझते वो अहल नहीं है, लेकिन अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत उसको इंडोर्स करके जज बना जाती है, तो ये तो अदलिया की आज़ादी के बड़ा खिलाफ है। तो मैं समझता था कि इसके रूल्स शफाफ हों, उनको फार्मूलेट ऐसे किया जाए कि चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ें, लेकिन मेरे इस मौक़िफ़ को सुना नहीं गया, लिहाजा मैं तो चला। ये उन्होंने मौक़िफ़ जो है वो मुझे खुद टेलीफोन कॉल पर जब मैंने उनको इस्तीफ़ा आने की फौरी बात की तो बताया है अख्तर हुसैन साहब ने। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी अहम खबर आज की, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है जो कलअदम करार दिया जा चुका सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर है वजारत दिफा की। वजारत दिफा के वकील तो कब के दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, उसके जवाब में मुगला दलाइल दे रहे हैं और आज बारी थी इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी की। बारी क्या, उनकी 3-4 दिन से यह बारी जारी है। उनका बुनियादी मौक़िफ़ यह है जी कि आइन का आर्टिकल 245 है जिसके तहत सिर्फ फौज सिविलियंस के मामले में आ सकती है, और वो ये होता है कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने के लिए डीसी या ज़िले इंतज़ामिया उनको कहती है कि आप आ जाएँ, तो फौज तलब की जाती है और उसके अलावा वो नहीं आ सकते। अच्छा, साथ ही फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा जी कि 9 मई के रोज़ GHQ पर हमला हुआ। पहले अदालत ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी कि अच्छा, आप कहते हैं 245 को खुदा न खास्ता GHQ पर कल हमला हो जाए, किसी और फौजी या असास तनसीबात पर हमला हो जाए, तो क्या पहले 245 को इन्वोक करना पड़ेगा फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे? तो उज़ैर भंडारी ने कहा नहीं, ये चीज़ें तय हो चुकी हुई हैं कि ऐसे मामले में हमले का जवाब तो डिफेंस तो वो करेंगे, वो पुलिस हो फौज हो वो करेंगे, लेकिन ट्रायल नहीं कर सकते वो सिविल शहरियों का। तो फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हमलों से याद आया कि हमला तो 9 मई के रोज़ GHQ पर हुआ, उसी वक्त पूरे मुल्क में फौजी तनसीबात पर लोग चढ़ दौड़े, तो इतना संगीन मामला क्या इमरान खान ने मजम्मत की है? क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपने जवाब जमा करवाया उसमें मजम्मत किया? तो उज़ैर भंडारी ने बताया जी, जो मुतफर्रिक दरखास्त में जवाब उन्होंने इस केस में जमा करवाया उसमें मजम्मत किया, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो इंडोर्स कर रहे हैं आपके सरकारी मौक़िफ़ को, जो ये कहता है कि सब कुछ प्लानिंग से हुआ, वो तो इसकी तहकीकात चाहते हैं। अच्छा, फिर आर्मी एक्ट पे जब सवाल उठाए गए, जस्टिस जमाल खलील ने कहा कि हमारा अलमिया यह है कि कवानीन को सियासत की नज़र कर दिया जाता है और जो कानून है उसको आइन के मुताबिक ही होना चाहिए, क्योंकि आइन भी पार्लियामेंट ने बनाया होता है और कानून साजी जब पार्लियामेंट करे तो देखे कि आइन से मुताबिकत रखती है या नहीं रखती। अच्छा, जब बड़े मज़े के रिमार्क्स जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने दिए और बड़े वैलिड रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा, जब मुख्तलिफ एंगल से बात चलने लगी और इमरान खान की मजम्मत भी सामने आ गई और पार्लियामेंट के बजाय केस अदालत में चल रहा है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी मैं पहले दिन से कह रहा था ये सारे मिलके ये मलबा हमारे गले में डालेंगे। तो मलबा तो वाकई डल चुका है। हुकूमत हर जगह पे मौक़िफ़ ये दे रही है। दफ्तर खारजा भी कह चुका है कि जो सज़ाएँ हुई हैं वो फ़ौजी अदालतों की वजह से, वो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को इजाज़त दे रखी थी, इसीलिए ये सज़ाएँ सारी हुई हैं। अच्छा, फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जब FP अली केस का हवाला चला, FP अली केस की हिस्ट्री में आप क्या जाएँ, आपको मुख्तसरन बताते हैं। वो भी एक फ़ौजी अफसर थे, रिटायरमेंट के बाद उनको ट्रायल किया गया था, उन पर बगावत का इल्ज़ाम था। तो उन्होंने कहा ये FP अली केस इतना अहम क्यों है, और FP अली केस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उस वक्त, फौजी ऑफिसर, उसने बाद में क्या किया? उनका इशारा ज़िया उल हक की जानिब था कि ज़िया उल हक ने तो बाद में मार्शल लॉ लगा दिया था। तो मार्शल लॉ का पहले भी सवाल आ चुका है कि वो ट्रायल करने वाले ही थे और बाद में उन्होंने मार्शल लॉ लगाने के बाद बाय द वे उनकी सज़ा ख़त्म भी की थी। फिर जस्टिस जमाल खलील ने रिमार्क्स दिए और सवालात भी उठाए कि आर्मी ऑफिसर अगर छुट्टी पर जुर्म करे तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा। ये सिर्फ समझने के लिए सवालात थे जो टेक्निकल नोयत के थे, इनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन उज़ैर भंडारी के दलाइल जो हैं वो आज भी मुकम्मल नहीं हो सके, लेकिन इमरान खान की मजम्मत उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर
हो चुकी है। अच्छा, अब इस सारी डेवलपमेंट पे हसनात मलिक साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। मलिक साहब, मैचिंग हो गई आज तो। जी आज बिल्कुल। हाँ, मुझे ये बताएं, अख्तर हुसैन साहब का इस्तीफा मैदान छोड़ना है? देखिए, मैदान नहीं छोड़ना, उनको मेरा ख्याल है मजबूर किया है अपने ग्रुप ने कि भाई या तो फिर आप हमारी जैसा होता है कि ग्रुप की जो लाइन है, पॉलिसी लाइन, वो पकड़ें, नहीं तो फिर आप इस्तीफा दें, क्योंकि हम उनका एक हुकूमत के साथ एक लहजान है, हुकूमत के साथ चल रहा है इंडिपेंडेंट ग्रुप। अली बाकर नजफी जो हैं वो उनको लाना है सुप्रीम कोर्ट में, और आपको पता है अख्तर हुसैन साहब ने पोजीशन ले ली, सरफराज डोगर साहब के मामले में पोजीशन ले ली, और ये बड़ी एम्बेरसमेंट थी। इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो वेलफेयर वकला की बात करता है, उसने डीएचए के साथ मायदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार के प्लाट सीधे करवाने हैं, और डेवलपमेंट वहाँ जो है वो उसके साथ वो समझते हैं कि हमारा नारा ही डेवलपमेंट है। लेकिन कुछ लोग उनके कहते हैं कि उससे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जब हर मामले में हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में वाज़े तौर पे एक दिन की इतला थी कि 1000 वोट से साकिब गोंदल जीत रहे हैं, और जब अगले दिन रिजल्ट आया तो 700 से वो हार गए। बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, और इतलात ये थी कि ये किसी तरह भी इवन प्रोफेशनल ग्रुप के लोग भी नहीं यकीन कर रहे थे कि हमारा ग्रुप जीत जाएगा। तो ये एक है कि अगर हम ये इंडिपेंडेंट ग्रुप हुकूमत की लाइन को टो करता रहेगा तो फिर देखिएगा इनके साथ। देखिए, फिर ये तो आप जो बात कर रहे हैं अगर ये दुरुस्त है, तो इसका मतलब है कि लॉबिंग यानी इजलास से पहले जारी होती है, और उनको पता था कि अख्तर हुसैन किसी जगह उनके खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। देखिए, अख्तर हुसैन साहब जो हैं वो उन्होंने पोजीशन ले ली, क्योंकि पहले तो वो हुकूमत के हर मामले में गाइडलाइन जो उनको ग्रुप देता था वही करते रहे, और उनके ग्रुप के सरबराह बेसिकली आजम तारड़ साहब हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप को चलाते एहसन बून और आजम तारड़ हैं, और वो जब लेते थे कोई पोजीशन तो अख्तर साहब भी वही लेते थे। चाहे वो सिंध हाई कोर्ट में 9वें नंबर का जज आइनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि आइनी बेंच के हवाले से पोजीशन 6 मेंबरान से बराबर थी। अगर अख्तर हुसैन साहब पोजीशन अपनी कहते कि सारे जज आइनी बेंच के ऐसा हो तो अख्तर सारे बन जाते, लेकिन उन्होंने साथ हुकूमत का दिया जो हुकूमत की डिज़ायर थी। अब इस मामले में क्योंकि उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा हुई, वर्कर पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल हैं मंटो साहब की पार्टी, तो उधर से भी आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो एक तो सरफराज डोगर साहब के मामले में खुद ही पोजीशन ली कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हुई जिस तरह जज को ट्रांसफ़र किया गया। फिर जो अली बाकर नजफी साहब के हवाले से उनका ये था कि मिनट्स में यूनानिमसली हमने कहा हुआ है कि एक जज की रेपुटेशन और इंटीग्रिटी पे मनफी तसर है, वकीलों में भी, जजों में, ही इज़ नॉट फिट टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ना चीफ जस्टिस के लिए, तो अब हम क्यों इस तरह चीज़ को रिव्यू करें। तो वो जब उन्होंने पोजीशन ली, बताया जा रहा है, और जमाल मंदोखिल साहब ने भी ली, और याहिया अफरीदी साहब, क्योंकि याहिया अफरीदी और अख्तर हुसैन उस वक्त सिग्नेटरी थे उन मिनट्स के जिन्होंने ये उस इजलास, और जमाल मंदोखिल साहब, जाहिर बात है काजी फैसल साहब ने इतनी सख्त पोजीशन ली थी अली बकर नजफी साहब, तो वो जब ये इन तीनों ने, तो हुकूमत के पास वोट अपने जो थे वो 5 थे, छठा वोट उनको अमीनुद्दीन खान साहब का था, क्योंकि वो तो किसी मामले में भी हुकूमत को मायूस नहीं करते, तो 7वां वोट उनके लिए सेटबैक हुआ जब अख्तर साहब ने नहीं दिया वोट। तो लाहौर से कोई जज नहीं आया। तो अब ये है कि एहसन बून साहब इतलात आ रही हैं कि वो मेंबर आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, और कुछ अंदर से देखिए अल्टीमेटली तो वो होगा ना कि हुकूमत के लिए राह हमवार होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अली बाकर नजफी साहब बताया जाता है कि वो, और मेरा ख्याल है कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट। इससे तो फिर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ और भी है कि उस दिन खबरें ये थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुलाकात में पीटीआई वालों का आप बाइकाट ना करते तो शायद कुछ रिजल्ट अलग आ सकते थे, तो बाइकाट ना करें, तो अब मेरे ख्याल वो ऑफर तो गई, एक वोट निकल गया है। देखें, वो भी गलत बात है जो अख्तर हुसैन और जमाल मंदोखिल साहब ने मुखालफत की उनकी अली बाकर नजफी, वो किसी और मेंबर के लिए नहीं था कि उसको एलिवेशन के लिए था, कि वो जिसको चाह रहे थे उसको लेके आते। और बेसिकली जो आलिया नीलम है उनके हवाले से नून लीग मरीम नवाज चाहती हैं कि वो वहीं रहें, क्योंकि वहाँ उनको कोई मसाइल नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन वहाँ डायनामिक अब मेरा ख्याल है चेंज हो चुकी है। इस वक्त जो जज तकर्री देखें, इस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वकीलों की सियासत के हट के वो वकला जजों की सियासत में घुस गया। जजों की सियासत में अब उन्होंने देखें उन्हें हिस्सा कितना मिला है। 43 जज इस वक्त तक अपॉइंट हो चुके हैं 100 दिनों में, 115-20 दिनों में 26, और इसमें इनको जितना हिस्सा मिला है, चुंगी इन्होंने जो काटी है, चुंगी नहीं बल्कि ज़्यादा चुंगा ही काटा होगा, कि मतलब है आप सिंध में देखें इनके कितने जज, रियाजत साहब से लेके जो बार के, लाहौर में कितने जज इनके लग गए हैं, पेशावर में कितने इनके सरकर्दा मेंबर लग चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो किसी ने कहा कि भाई आपका ये डोमेन ही नहीं है,
ये किसी और का डोमेन। एक मेंबर थे वो जो ANF के प्रोसिक्यूटर भी थे, इनाम साहब, वो क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप से उनका तलक था तो वो हो गए। तो ये है कि अब इस निज़ाम के बेनिफिशरी है इंडिपेंडेंट, और अख्तर साहब ये नहीं हो सकता कि वो रह के डिसेंड करते, तो उनको मजबूर गालबन किया गया कि या पॉलिसी जो हम दें वो करें या फिर आप रिज़ाइन करें। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि रिज़ाइन करें, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब 43 जज ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, आइनी बेंच के सरबराह बन चुके हैं, तो अब क्या हो सकता है। बल्कि वो यहाँ हो के अगले इजलास में किसी और को अपॉइंट करते फिर बात थी। अब तो उन्होंने, और इतलात ये थी कि जब ये पोजीशन ये बनी कि लाहौर हाई कोर्ट पे पोजीशन ले ली जमाल मंदुखेल, अख्तर हुसैन और याहिया फरीद साहब ने, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मामले को डेफर कर। अमीनुद्दीन खान साहब ने तो आज भी वैसे कुछ रिमार्क्स दिए हैं। क्या फौजी अदालतों के केस में जब इधर उधर चीज़ें चल रही थी बहुत सारी, तो वो इमरान खान की मजम्मत भी आ गई थी कि वो सारा, तो वो अमीनुद्दीन खान साहब ने बस बोल दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये एंड पे सारे मिलके मलबा हमारे गले में डालेंगे। नहीं तो मलबा क्या, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज का काम है, और माशाल्लाह सारे ठीक ठाक जिम्मेदारी आइनी बेंच के सरबराह हैं, पाकिस्तान की तारीख के पहले आइनी बेंच के सरबराह हैं। तो मलबा किस चीज़ का है, किस चीज़ का मलबा है? अगर जज समझता है कि ये मलबा है तो मैं समझता हूँ कि फिर ऑफिस में उसे होल्ड करना चाहिए, ये नहीं, इस पर भी सवाल उठता है जब वो इतना प्रेशर ले रहे हैं कि जी मलबा आ गया। किस चीज़ का मलबा है? मतलब पार्लियामेंट ने इस चीज़ को सेटल करना था, बार बार देखिए पार्लियामेंट विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर अमीनुद्दीन खान साहब इसके बेनिफिशियरी हैं अलहदा बात, लेकिन वो विल को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही। वो विल ऑफ द पीपल क्या होती है, जो जिसको वोट दे वो होता है मामला। अब ये अलहदा बात है, पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट को क्या, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। ये आप तारीख पढ़ें, जुडिशियल हिस्ट्री पढ़ें, जब भी इस तरह की आई है रजीम जिसमें जो है वो ताकतवर हल्के मजबूत थे, तो अदलिया क्या कहती है जी, पार्लियामेंट या वो टैक्स को फॉलो करती है, टैक्स उस वक्त उनको कर रहा होता है, स्पिरिट को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन सब कुछ देखा जा रहा है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जी पार्लियामेंट, जी हम आसान हाल है जी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट, कौन सी पार्लियामेंट जिसकी रिजर्व सीट आप नहीं दे रहे, जहां इलेक्शन नहीं हो रहा सेनेट का, जहां आप के लोग, वो आज तो किसी ने बात भी की कि जिस तरह उठाया गया पार्लियामेंट के अंदर से मैंने इसके लोगों को टार्चें लेके और सर्च ज़ाहिर भंडारी ने कहा है, हाँ। ज़ाहिर भंडारी ने जब पार्लियामेंट की वो तकद्दुस की बात चल रही थी, उन्होंने कहा जी कि ये वो तो लोग जो है ना वो नमाजें पढ़ रहे थे तो बत्तियां बंद करके उनको उठा के ले गए। और उस दिन कुछ ऐसी बात मेरा ख्याल है यहाँ पर किसी और लतीफ़ खोसा ने की थी। उन्होंने कहा था जी कि वो तो सर्जेंट एट आर्म्स के जरिए उठा के बाहर फेंक देते हैं हमें, अगर ज़रा भी कोई बात ऐसी हो तो। जी नहीं, वो बड़ी वाज़ेह है। अगर आईनी बेंच देखें, आईनी बेंच के जजेस माजरत के साथ वो जो है ना, क्योंकि वो कहते हैं जी आइन को हमने प्रोटेक्ट करना है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो आइन है वो क्या है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके वो बेनिफिशरी हैं। तो मसला ये है कि अब ये फौजी अदालतों में जो सिविलियन ट्रायल वाला केस है ये जल्दी डिसाइड हो, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है नेक्स्ट वीक। तो उसमें तो 26वीं तरमीम का केस चलेगा ना, नहीं, डेली डेली आधा घंटा। नहीं रमज़ान है, ढीला ढीला। नहीं, वो ये भी हो सकता है कि रमज़ान के बाद में। नहीं, क्यों रमज़ान में मना है, छुट्टियां हैं? अब ये लेकिन नेकी का काम रमज़ान में करना लेकिन चाहिए। जितने रिलैक्स लग रहे हैं ना आईनी बेंच वाले, नहीं, फिर अगर वो नहीं करेंगे लेकिन तो अच्छा फिर वो ये मुझे इमरान खान बताएं, का खत लगाना पड़ेगा। मुझे ये बताएं ये क्या हो रहा है। अमूमन हम देखते थे कि बेंच में कोई कोई वकील रिपीट करता था ना, कहते थे कि जी रिपीट ना कर। यहाँ तो आज ये हुआ है कि जी फलां के ये आर्गूमेंट हैं, फलां के ये हैं, अब हम क्या करें। आप जज हैं, आप अपना देखें कि क्या सिलसिला है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो नोट्स हैं जो वो नहीं लिए जाते, और फिर कन्फ्यूजन हो रही है बेंच के अंदर भी कि क्या ये इस तरह चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं कि सलमान अकरम राजा साहब की अलहदा आर्गूमेंट हैं, वो अलहदा पॉइंट पे उन्होंने बात की है, उज़ैर भंडारी साहब ने अलहदा की है, तो ख्वाजा हारिस साहब कोई और बात की, और एनी बेंच को अभी कोई ऐसा कोई मिक्स हो गई हैं चीज़ें जो आज मुझे महसूस हुआ है। मैं तो नहीं था कि वो कह रहे थे कि जी ये क्या जी, वो तो वो उन्होंने वो बात की और इन्होंने ये बात कर दी, और वो क्या, मुझे समझ नहीं आई। वो सलमान अकरम राजा और इनकी चीज़ें ना, वो दलाइल वो कह रहे थे वो इधर जा रहे थे, आप इधर जा रहे हैं। वो मुनीब अख्तर साहब का फैसला जो है ना, उसका एक पैराग्राफ जिससे इख्तलाफ किया था सलमान अकरम राजा ने, और कहा था कि जो किसी हद तक जवाज़ छोड़ा हुआ है ना उन्होंने उसमें मिलिट्री कोर्ट्स की एग्जिस्टेंस का, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइन का आर्टिकल 175(3) जब आ चुका है तो आप उसमें कोई नया लफ्ज़ ना दाखिल करें और अपने उन फैसलों पर कायम रहें जो बड़े
रोज़े रोशन की तरह आपके यहाँ फैसले हैं 63 नज़रसानी जैसे, उन पे कायम रहें और कहें, आप डिक्लेयर करें कि आइन में जो चीज़ नहीं है वो हो ही नहीं सकती, कोई ऐसी कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती जो बाहर हो। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आज कहा कि मैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से ज़ाती तौर पर इत्तफाक करता हूँ। हाँ, क्योंकि उसमें जो है वो उन्होंने मिलिट्री ट्रायल को एक हद तक कहा है कि फौजियों अदालतों को फौजियों के लिए तो एग्जिस्ट फौजी कर सकती एग्जिस्ट है कर ना। सकती है, तो इस वजह से अच्छा हाँ, तो ठीक। वो इस बात पे तो उज़ैर बिंडारी ने कहा जी कि मैं तो अपनी उस पे पोजीशन पे जा रहा हूँ, तो वो उनको उधर से मिक्स कर रहे थे। वो असल में वो थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है सलमान खान राजा साहब का वो जो पॉइंट है ना, उसको लेके कि फैसला एज़ इट इज़ बरकरार नहीं रह सकता, कम अज़ कम वो एक चीज़ तो लेगा ही बेंच। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब का, आपने मौक़िफ़ सुना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।